नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पीसीएस के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे, जो बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एवं बिहार की अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिहार पीसीएस प्रीलिम 27 दिसंबर को होने वाला है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने महत्वपूर्ण तथ्य कुछ नोट किए हैं, जिनसे लगभग आपके एग्ज़ाम में 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? मित्रों, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई और 22 मार्च को ही बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसके संदर्भ में देख लेते हैं। बिहार राज्य बंगाल से पृथक हुआ 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को पृथक हुआ, बंगाल से पृथक हुआ। बिहार का उड़ीसा से जो पृथक या विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार का उड़ीसा से विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। झारखंड से 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल से बिहार बना, बिहार से उड़ीसा और उड़ीसा से झारखंड। एक क्रम अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा बंगाल से बिहार को अलग किया गया 12 दिसंबर 1911 को और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग किया गया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। राजधानी पटना है, राजधानी बिहार की पटना है और इसकी स्थापना पूछता है मित्रों कि पटना का स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1913 को। पटना की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। प्रमंडल 9 प्रमंडल हैं। 38 जिले हैं और उस 38 जिलों के अंतर्गत कुल 9 प्रमंडल हैं। पंचायत 8406, 8406 पंचायतें हैं। 199 नगर हैं। बिहार में कुल कितने नगर हैं? 200 से कम हैं। 199 अर्थात 200 से कम हैं। 199 नगर हैं और महानगर एक है। अभी हाल ही में एक नगर निगम की स्थापना की जा रही है, जिसमें सीतामढ़ी नगर निगम और कुछ अन्य जिलों के क्षेत्रों को मिला के बनाया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ एक महानगर है और जिसे महानगर पटना है। सिर्फ एक महानगर है, वो है पटना। विधानमंडल के संदर्भ में देख लेते हैं। राजनीतिक संरचना क्या है? विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल बनता है। तो विधानसभा की संख्या 243 है। 243 विधानसभा है। 243 विधानसभा है और जबकि विधान परिषद की संख्या 75 है। 243 विधानसभा है और 75 विधान परिषद है। एससी अर्थात अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए 2 सीटें और एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। इस तरह से 40 सीटें आरक्षित हैं। 40 सीटें आरक्षित हैं, 38 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा की
40 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं और उन 40 सीटों में से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में 40 सीट हैं और 40 में 6 सीटें अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा 16 सदस्य, बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। इसका थोड़ा सा भूगोल देख लेते हैं। पड़ोसी राज्य एवं स्पर्शी जिलों की संख्या, पड़ोसी राज्य एवं स्पर्शी जिलों की संख्या, तो इसमें देखिए झारखंड से 8 जिला टच करता है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 जिला टच करते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के 3 जिले, पश्चिम बंगाल के 3 जिले पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज 3 जिले पश्चिम बंगाल और बिहार से टच होते हैं, जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8-8 जिले। महत्वपूर्ण ये है कि बिहार जो है नेपाल देश से सटा हुआ है, तो नेपाल के 7 जिले, नेपाल के 7 जिले बिहार की सीमा को छूते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज बंगाल का बॉर्डर भी टच करता है और किशनगंज नेपाल के बॉर्डर को भी टच करता है। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज नेपाल से सटे 7 जिले हैं। सर्वाधिक क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? अवरोही क्रम में पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं बिहार के, तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। तो इस तरह से अगर इसको याद करने का आप ट्रिक देखेंगे तो दोनों चंपारण को ध्यान में रखना है। पश्चिम से पूरब की ओर गया, पश्चिम से पूरब गया, तो कौन गया? गया, पश्चिम से पूरब गया, तो पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले आरोही क्रम में तो इसमें शिवहर, अरवल और शेखपुरा हैं। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का जो शिवहर है सबसे छोटा जिला है और इसका जो बढ़ता हुआ क्रम होगा शिवहर, अरवल और शेखपुरा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बाद हम नीचे दिए गए तथ्यों की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थर्ड बड़ा राज्य है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा बड़ा राज्य है, थर्ड बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है। ये वर्तमान को दृष्टि में रखकर नहीं बताया जा रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार थर्ड बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ठीक है, राजकीय भाषा क्या है इसकी? हिंदी है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू, यूपी में भी हिंदी और उर्दू राजकीय भाषा है। तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है पीपल है। पुष्प गेंदा, गेंदे का फूल जो होता है, गेंदा का जो फूल होता है, गेंदा का जो फूल होता है वो राजकीय फूल है। पशु बैल, पशु क्या है? बैल। पहले रीछ था, अब वर्तमान में राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, राजकीय पक्षी गौरैया है। जबकि राजकीय जो गीत है भारत के कंठहार है। भारत के कंठहार बिहार का राजकीय गीत है। नेपाल के साथ सीमा 729 किलोमीटर टच करती है। 729 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ साझा की जाती है बिहार राज्य की, और उसके 7 जिले टच करते हैं। तो इस तरह से राजकीय भाषा, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु पक्षी, गीत, ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं आगे। अगर देखा जाए कुल वन कितने हैं, तो कुल वन 7.76% हैं। कुल वन 7.76% है। जो अभी वन रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बिहार राज्य में
कुल वनों की संख्या 7.76 है। यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है। जो सर्वप्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल। जो बिहार की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है वो चावल है। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। जबकि सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड है। सबसे गर्म कुंड ब्रह्म कुंड है। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बीडा बनाया गया। BIADA बनाया गया। BIADA बनाया गया। इसका पूरा नाम है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974 में बनाया गया। इसके अंतर्गत पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों का विकास किया गया। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, पटना और दरभंगा का विकास BIADA के तहत किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तथ्य की ओर। जो जनसंख्या संबंधी प्रमुख आंकड़े हैं वो देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व बिहार का। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 25.42%। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 25.42%। लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार राज्य का लिंगानुपात 918। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 है, 918 लिंगानुपात है। अगर साक्षरता की बात करें तो बिहार राज्य में 61.80% साक्षरता है, जो पूरे भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षर राज्य है। 61.80% साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5%। अर्थात पुरुष और महिला साक्षरता में जो अंतर है वो लगभग 20% का अंतर है। 20% का अंतर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है, फिर पूर्वी चंपारण में है, मुजफ्फरपुर में। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये जो 3 जिले हैं सबसे कम जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में है। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में है। तो शिवहर, पटना, दरभंगा ये क्रम है। शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में है। शिवहर दोनों में र है। शिवहर में सर्वाधिक जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में है। तो न्यूनतम जनघनत्व की दृष्टि से 3 जिले कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान और सारण में है। तो सिंगल याद रखना जरूरी है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। उसके बाद सिवान और सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में है। अधिकतम जनघनत्व शिवहर में है और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। अगर इसका क्रम देखें तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से रोहतास जिला सर्वाधिक साक्षर है। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। उसके बाद पटना, तब भोजपुर का नंबर आता है। तो इस क्रम में रोहतास, पटना और भोजपुर है। गलती से आप पटना मत करिएगा, सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षर जिला
पूर्णिया है जो कि बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है। सीतामढ़ी नेपाल को टच करता है और कटिहार भी पूर्णिया के बगल में है। तो पूर्णिया और कटिहार बंगाल से टच करते हैं और सीतामढ़ी नेपाल से। तो न्यूनतम साक्षरता जिला पूर्णिया है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो वो पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो वो पूर्णिया है। जबकि पुरुष और महिला में अधिकतम साक्षरता रोहतास में है। पुरुष और महिला में अधिकतम रोहतास में है साक्षरता, जबकि पूर्णिया में पुरुष साक्षरता न्यूनतम है और महिला साक्षरता की दृष्टि से न्यूनतम जिला सहरसा है। सहरसा जिला में न्यूनतम महिला साक्षरता पाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ और नेक्स्ट फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जानने आवश्यक हैं। जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान। जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। फर्स्ट स्थान पश्चिम बंगाल का है। पहला जो है पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। दूसरा जूट उत्पादन में कौन सा है? बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। और बिहार के जूट उत्पादन का लगभग 70% जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार के 70% जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है, अर्थात पूर्णिया जिला बिहार में जूट उत्पादन में प्रथम है। जबकि देश के स्तर पर जूट उत्पादन में बिहार दूसरे नंबर पर है। पाइराइट में एकाधिकार किस खनिज तत्व में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट खनिज में एकाधिकार है बिहार राज्य का। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर है और ये कैमूर जिले में ही है। कैमूर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये कैमूर जिले में ही है और इसका भभुआ नाम ही है। इस जिले का नाम भभुआ भी है। राष्ट्रीय उद्यान एवं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में, वो गया में है। राष्ट्रीय उद्यान गया में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी गया में है। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल 1912 के दौरान कौन बने थे? बिहार राज्य के बंटवारे से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1912 में प्रथम राज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। 1912 में जब बिहार का गठन हुआ तो उस समय उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल, अगर राज्य के प्रथम फर्स्ट इंडियन राज्यपाल की बात करें तो SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बिहार का? तो 22 जुलाई 1937 को। 1936 और 1937 में जब चुनाव हुआ तो बिहार राज्य का जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो 22 जुलाई 1937 को। और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के बने श्री कृष्ण सिन्हा सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निःशुल्क डाक वितरण वाला प्रथम अखबार कौन सा था? प्रथम अखबार जो निःशुल्क डाक के द्वारा वितरित किया जाता था, पोस्ट ऑफिस के द्वारा निःशुल्क बांटा जाता था, पहला अखबार बिहार पहला ऐसा न्यूज़पेपर था जो निःशुल्क डाक के द्वारा वितरित किया जाता था। इसको विलियम टाइलर के द्वारा 1856 में निकाला गया और यह पटना से निकाला जाता था। जो प्रथम अखबार था निःशुल्क डाक वितरण वाला अखबार बिहार, पटना से निकाला जाता था। विलियम टाइलर ने 1856 में इसे निकाला। उर्दू का अखबार कौन सा था? उर्दू का अखबार नूर अल
नूर अल अनवर उर्दू का पहला अखबार था जो आरा से निकलता था 1853 में सैयद मोहम्मद हासिल के द्वारा। सैयद मोहम्मद हासिल ने नूर अल अनवर उर्दू के अखबार को आरा से निकाला 1853 में। बिहार टाइम्स बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार टाइम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे महेश नारायण के द्वारा संपादित किया गया और इसमें पहली बार बिहार के पृथक्करण की मांग उठाई गई। बिहार टाइम्स महेश नारायण के द्वारा संपादित किया गया और इसमें बिहार के पृथक्करण की मांग उठाई गई। तो ये महत्वपूर्ण है बिहार टाइम्स। चलिए देखते हैं आगे। कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा था? कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला पहला राज्य था बिहार। कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला पहला राज्य था बिहार। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन जो कि 20 किलोमीटर का है, अशोक राजपथ से दानापुर तक। अशोक राजपथ से दानापुर तक 20 किलोमीटर फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है जो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट, सेंडई फ्रेमवर्क आप जानते होंगे 2015 से 2030 के लिए बनाया गया। सेंडई जापान का एक शहर है जहाँ पे 2015 में विश्व के सभी देशों की मीटिंग हुई और वहाँ पे सेंडई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। तो सेंडई फ्रेमवर्क 2015-30 आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य था तो बिहार था। सेंडई फ्रेमवर्क बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य था और बिहार राज्य था। यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच था। बिहार विधानसभा से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। बिहार विधानसभा से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थे। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थे। स्वतंत्रता के पश्चात सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल को 1948 में इसका स्वतंत्रता के पश्चात मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहरलाल दोषित हैं। रेखा मनहरलाल दोषित को 2010 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय का बनाया गया। चलिए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये हमने कुछ ऐसे फैक्ट तैयार किए हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से इतने महत्वपूर्ण हैं कि वहाँ आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे ही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत को पहला प्रथम लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। तो ये बिहार से संबंधित, बिहार के पहले व्यक्ति जिन्हें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का चुना गया बलीराम भगत को पाँचवीं लोकसभा के दौरान प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बलीराम भगत को चुना गया। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जो भारत के स्तर पे भी हैं और बिहार की भी हैं। तो बिहार से पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो लोकसभा के लिए चुनी गई मीरा कुमार थी और देश के स्तर पे भी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बिहार से बने पहले, सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो बिहार से मुख्य न्यायाधीश बने भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। फर्स्ट बिहारी न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना बीपी सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि माना जाता है। बिहार का प्रथम महाकवि विद्यापति को माना जाता है। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है।
बिहार का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है बरौनी में है और बरौनी बेगूसराय में है, बरौनी बेगूसराय ज़िले में है। प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय डेहरी के पास है। प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय 1874 में निर्मित की गई थी और ये डेहरी के पास निर्मित है, डेहरी के पास निर्मित है। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सर्वाधिक सिंचाई का साधन नलकूप है, सर्वाधिक सिंचाई का साधन नलकूप है, जिससे 63.1% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक सिंचाई का साधन नलकूप है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। बिहार राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मैथिली है। मैथिली बिहार राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है, भोजपुरी मत लगाइएगा, मैथिली है। सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनाई गई बिहार राज्य में? तो सर्वप्रथम नगर पालिका आरा में 1865 में, आरा में सर्वप्रथम नगर पालिका बनाई गई 1865 में। प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी पटना में है, इंदिरा गांधी पटना में है। प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल है, इंदिरा गांधी तारामंडल है, जो कि पटना में है। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र ये दैनिक पत्र था, प्रतिदिन निकाला जाता था। द बिहार हेराल्ड 1873 से निकाला जा रहा था। द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड ये एक साप्ताहिक पत्र था। द बिहार हेराल्ड 1873 में निकाला जाता था, एक साप्ताहिक पत्र था। जबकि दैनिक पत्र द सर्चलाइट था। तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड था, जबकि दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट था। द सर्चलाइट में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिंदी समाचार पत्र अगर साप्ताहिक पत्र देखें और दैनिक, हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक पत्र हैं बिहार बंधु, साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु। हिंदी का जो समाचार पत्र था साप्ताहिक बिहार बंधु था। 1872 में पंडित केशवराम भट्ट के द्वारा निकाला गया, पंडित केशवराम भट्ट के द्वारा 1872 में निकाला गया और 1874 से पटना से निकाला जाने लगा। दैनिक सर्वहितैषी, दैनिक जो हिंदी समाचार पत्र था वो सर्वहितैषी था, 1882 से निकाला जाता था। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर मैथिली की प्रथम पुस्तक है। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर 1324 में ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा लिखी गई। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई। ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की 1324 में, जो मैथिली की पहली पुस्तक थी। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखा। अब हम लोग देख लेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जो यहाँ, जैसे लोक नृत्य है, लोकनाट्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रमुख संस्थान देख लेते हैं जो बिहार राज्य में प्रमुख संस्थान है, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, जो मखाना है उसका अनुसंधान संस्थान पटना में है। और पटना में एक बिहार अनुसंधान संस्थान भी है। मखाना का अनुसंधान संस्थान पटना में है। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र पटना में है। क्षेत्रीय विकलांग से संबंधित जो संयोजित पुनर्वास केंद्र है वो भी पटना में है। पटना में ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान भी है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान भी पटना में है। राजकीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया वो पूसा समस्तीपुर में है। तिरहुत कृषि कॉलेज भागलपुर में है। बिहार कृषि कॉलेज भी भागलपुर में है। बिहार का जो कृषि कॉलेज है वो भी भागलपुर में है और तिरहुत कृषि कॉलेज है वो भी भागलपुर में है, जबकि राजेंद्र कृषि कॉलेज समस्तीपुर में है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर में है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस भी समस्तीपुर में है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट हस्तशिल्प उद्योग का जो फैकल्टी है वो भी भागलपुर में है। क्योंकि भागलपुर में रेशम पाया जाता है, रेशम अनुसंधान संस्थान भी है, तो यहाँ पे जो है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स भी है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स भागलपुर में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण संस्थान है। कुछ 9 प्रमुख संस्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से एक संस्थान जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख व्यक्तित्व, जन्म स्थान और रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, उनकी जन्म स्थान क्या है और उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व में पहला नाम है वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक वास्तविक माने जाते हैं, कुंडग्राम में जन्मे थे। चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, पाटलिपुत्र में जन्मे थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसकी रचना की, पाटलिपुत्र में जन्मे थे। अश्वघोष पाटलिपुत्र में जन्मे थे। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित है। अश्वघोष पाटलिपुत्र में जन्मे थे। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे और इन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है अश्वघोष। आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्र में जन्मे और इन्होंने 10 गीति सूत्रम, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 10 गीति सूत्रम और आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम इनकी खगोल से संबंधित रचना है और 10 गीति सूत्रम ये दोनों रचनाएं आर्यभट्ट की हैं। शेरशाह सूरी सासाराम में जन्मे थे। शेरशाह सूरी सासाराम में इनका मकबरा भी है और इनका जन्मस्थल भी सासाराम है। शेरशाह सूरी सासाराम। बाणभट्ट का जन्म प्रीतिकूट नगर में हुआ था। प्रीतिकूट नगर पटना के पास पड़ता है, तो बाणभट्ट का जन्म प्रीतिकूट नगर में हुआ था। बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक। कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है पदावली और कीर्तिलता पताका। पदावली, कीर्तिलता और कीर्तिलता पताका विद्यापति की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इनका जन्म बिस्पी दरभंगा में हुआ था। बिस्पी दरभंगा में। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, इनका भी जन्म पटना के आसपास क्षेत्र में हुआ था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है और इसी अष्टाध्यायी में पहली बार भारतवर्ष का नाम मिलता है। मंडन मिश्र जिन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था और पराजित हुए थे, फिर इनकी पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। तो मंडन मिश्र सहरसा मिथिला में जन्मे थे। सहरसा जिला के मिथिला में जन्मे थे। इनकी पुस्तक है ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक। ये दोनों महत्वपूर्ण, बिहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक मंडन मिश्र की पुस्तक हैं, ब्रह्म सिद्धि और विधि विवेक। चलिए, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मैला आंचल, मारे गए गुलफाम और पंचलाइट। मैला आंचल और पंचलाइट। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य और कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। तुतला जलप्रपात सासाराम में है और धुआं कुंड भी सासाराम में है। धुआं कुंड जलप्रपात और तुतला जलप्रपात सासाराम में है। ककोलत नवादा में है।
सामा चकेवा, सामा चकेवा क्या है? सामा चकेवा मैथिली त्यौहार है जो भाई बहन से संबंधित है। मैथिली त्यौहार है सामा चकेवा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव में, और देव है औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िले में देव में एक सूर्य मंदिर स्थित है, जो मंदिर तालाब के किनारे स्थित है, और इसी से छठ पर्व का संबंध माना जाता है। देव के सूर्य मंदिर से ही बिहार के छठ पर्व का संबंध माना जाता है। मंजूषा शैली, मंजूषा शैली किससे संबंधित है? तो मंजूषा शैली बेहुला बिसारी की प्रेम कथा से संबंधित है। मंजूषा शैली, मंजूषा शैली में चित्रकला बनाए जाते हैं, चित्रकला मंजूषा शैली में बनाए जाते हैं, और मंजूषा शैली के जो चित्र बनाए जाते हैं, मंजूषा शैली के जो चित्र बनाए जाते हैं वो बेहुला बिसारी की प्रेम कथा पर आधारित होते हैं। पटना, पटना कलम चित्र शैली या कंपनी शैली, पटना कलम चित्र शैली या कंपनी शैली, इसके प्रथम कलाकार सेवक राम थे और ये पटना के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। पटना कलम शैली, पटना के प्रथम कलाकार सेवक राम थे और अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ये महत्वपूर्ण है कि पटना कला शैली के प्रथम कलाकार कौन थे? सेवक राम, और अंतिम ईश्वरी प्रसाद। चलिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके उपनाम देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके उपनाम क्या हैं? तो कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता है, बाबू कुंवर सिंह। जबकि जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से जाना जाता है। बाबू जी जगजीवन राम और बाबू कुंवर सिंह इनका उपनाम है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक उपनाम से जाना जाता है। जगजीवन राम का जन्म स्थल शाहाबाद भोजपुर में है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब या बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बड़े साहब और बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। जबकि उनके छोटे भाई सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब कहा जाता है। छोटे साहब, बड़े साहब अनुग्रह नारायण, छोटे साहब सत्येंद्र नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना, अजात शत्रु, अजात शत्रु किसका उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देश रत्न किसका उपनाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण का उपनाम बिहार केसरी है। जबकि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि या विद्रोही कवि। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री नागार्जुन और बाबा, नागार्जुन या बाबा उपनाम किसका है? वैद्यनाथ मिश्र यात्री का। वैद्यनाथ मिश्र यात्री का उपनाम नागार्जुन और बाबा है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ, जीरादेई में, और जीरादेई सारण सीवान जिले में है। जीरादेई जो है पहले सारण जिले में आता था, वर्तमान सीवान जिले में आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल जीरादेई। इनकी रचना इंडिया डिवाइडेड और बाबू के कदमों में, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बाबू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड तो आपको पता होगा, लेकिन बाबू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया मुंगेर में हुआ, सिमरिया मुंगेर में, जो कि वर्तमान में बेगूसराय में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी और हुंकार। हुंकार महत्वपूर्ण रचना है। हुंकार, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब कुछ लोक प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं, कुछ प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। तो इस प्रमुख महोत्सव में वाल्मीकि महोत्सव, वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण में मनाया जाता है। वाल्मीकि महोत्सव बेतिया पश्चिमी चंपारण। विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर, विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर। केसरिया महोत्सव मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में, केसरिया महोत्सव मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में सीताकुंड महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। पूर्वी चंपारण में सीताकुंड महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर, सोनपुर पटना, पटना सोनपुर में पशु मेला लगता है और यहाँ हरिहर क्षेत्र महोत्सव भी मनाया जाता है। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में।
किन्नर महोत्सव पटना में, किन्नर महोत्सव पटना में मनाया जाता है, जबकि विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में। सिमरिया कुंभ, सिमरिया कुंभ बेगूसराय में, सिमरिया कुंभ बेगूसराय में। वाचस्पति महोत्सव मधुबनी में। महनार महोत्सव वैशाली में, महनार महोत्सव, महनार वैशाली, वाचस्पति मधुबनी। जयप्रकाश नारायण सारण में, जयप्रकाश नारायण का महोत्सव सारण में। सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में, ये महत्वपूर्ण है, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में, सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में। ये 11 महोत्सव हैं। सिंहेश्वर मेला महोत्सव मधेपुरा, जयप्रकाश नारायण सारण में, महनार वैशाली, वाचस्पति मधुबनी, सिमरिया कुंभ बेगूसराय, किन्नर पटना, विश्वामित्र बक्सर, हरिहर क्षेत्र सोनपुर, केसरिया मोतिहारी, विद्यापति समस्तीपुर, वाल्मीकि बेतिया। अब बिहार के कुछ प्रमुख लोक नाट्य देख लेते हैं। बिहार में जो लोकनाट्य, प्रमुख लोकनाट्य हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। लोकनाट्य क्या है? विदेशिया लोकनाट्य, विदेशिया लोकनाट्य पुरुषों के द्वारा भोजपुर जिले में प्रचलित है। विदेशिया लोकनाट्य कहाँ प्रचलित है? तो विदेशिया लोकनाट्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विदेशिया लोकनाट्य भोजपुर जिले में प्रचलित है। जबकि डोमकच, डोमकच जो लोकनाट्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है कि डोम मिलाने के लिए विदेशिया के सामने महिला दे देगा और डोमकच के सामने पुरुष, तो इसलिए विदेशिया पुरुषों के द्वारा जबकि डोमकच महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है। जट जटिन, जट जटिन अविवाहित लड़कियों के द्वारा, सामा चकेवा बालिकाओं द्वारा जो भाई बहन के संबंध को रिश्ता त्यौहार मनाया जाता है। कीर्तनिया श्री कृष्ण लीला, कीर्तनिया के द्वारा श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। तो ये कुछ लोकनाट्य हैं, विदेशिया, डोमकच, जट जटिन, सामा चकेवा और कीर्तनिया। तो मित्रों इस तरह से लगभग आपका ये वीडियो 40 मिनट का हो गया है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बिहार के संदर्भ में दी गई हैं, जो आपके एग्जाम में लगभग 5 से 10 प्रश्न इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप ज़रूर देखें और आप पीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।